हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारी साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, समायोजन। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। ठीक है। समायोजन अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है सम प्लस आयोजन। ठीक है। सम सम क्या एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है। क्या है? पॉजिटिव वर्ड। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सम प्लस आयोजन मतलब किसी चीज़ का आयोजन होना, लेकिन कौन से तरीके से? पॉजिटिव तरीके से। पॉजिटिव मतलब अच्छे तरीके से, भली भांति अच्छे तरीके से। तो समायोजन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास कोई मुश्किल आ रही है, कोई भी मुश्किल आ रही है, तब उसको हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं, उस हैंडल करने की जो विधि है, उस विधि को क्या कहा जाता है? समायोजन। जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं हैंडल करने की, कि कोई भी सिचुएशन आ जाती है उसको कैसे हैंडल करें, तो उस हैंडल करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? समायोजन। ठीक है। इसको समायोजन को क्या क्या कह सकते हैं हम? इसको अनुकूलन भी कहा जा सकता है। अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? अनुकूलन का मतलब जैसी सिचुएशन उसके अनुकूल वैसी प्रक्रिया अपनाना। ठीक है। या इसको बोला जा सकता है व्यवस्थापन। क्या बोला जा सकता है? व्यवस्थापन। उस प्रकार की व्यवस्था करना, सामंजस्य बिठाना, चीज़ों में क्या बिठाना? सामंजस्य। एडजस्टमेंट करना। ठीक है। एडजस्टमेंट कैसे कैसे हो सकता है? एडजस्टमेंट शारीरिक रूप से भी हो सकता है और एडजस्टमेंट मानसिक रूप से भी हो सकता है। जैसे मान लो हम कई कबार मान लो कोई शर्ट पहनी है, अगर वो हमारे टाइट होती है और हमें मान लो कोई फ़ोटो खिंचवानी है, तब हम क्या सोचते हैं कि हमारी फ़ोटो कैसी आए? अच्छी आए। तो हम क्या करते हैं भाई, हमारा शर्ट टाइट है, ऐसे लगे कि पेट बाहर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? फ़ोटो अच्छी रहने के लिए पेट को क्या कर लेते हैं? अंदर कर लेते हैं। पेट को अंदर कर लेते हैं, यानी एडजस्टमेंट की। क्यों? ताकि क्या हो, उस सिचुएशन में हमारी फ़ोटो क्या है? अच्छी आए। तो जैसी सिचुएशन हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। इसको, इस वर्ड को बार बार समझाने की और मुझे आगे आवश्यकता नहीं है। ठीक है। समायोजन क्या होता है? तो हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा? इसको हम पार्ट्स में बांटेंगे। पहले हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाओं के माध्यम से समायोजन को क्या बताया है कि समायोजन क्या है, परिभाषाओं के माध्यम से पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि समायोजन की आवश्यकता क्यों है, जीवन में समायोजन की आवश्यकता क्यों है। तो समायोजन का क्षेत्र होगा एक, कि ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर हम आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? समायोजन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे? समायोजन का क्षेत्र, समायोजन का क्षेत्र। फिर हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में पढ़ेंगे समायोजन। समायोजन करना पड़ रहा है अपने को, जरूरी आ गया कि समायोजन करना पड़ेगा। तो समायोजन कैसे करेंगे? तो उसको हम बोलेंगे समायोजन के उपाय। समायोजन के उपाय। फिर समायोजन के उपाय के बाद में थोड़ी बहुत इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि समायोजन की विशेषताएं, प्रकृति क्या है। चाहे तो हम विशेषताएं पहले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बढ़ेगा इसके अंदर, कुसमायोजन। कुसमायोजन वो पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक छोटा सा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, परिभाषाओं से शुरुआत करते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं परिभाषाएं, समायोजन की परिभाषाएं। देखो पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे स्किनर भाई साहब की। ठीक है। स्किनर भाई साहब ने समायोजन को क्या बोला है? तो समायोजन को स्किनर ने बोला है कि समायोजन जो है, जो समायोजन है, स्किनर क्या है? हमेशा अधिगम से जुड़ा हुआ बंदा है, हर वक्त अधिगम को बीच में ले ही आता है। जैसे देखो, स्किनर ने हमें अभिप्रेरणा की परिभाषा बताई थी। अभिप्रेरणा की क्या बताई थी परिभाषा?
कि अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है, ये सर्वोच्च राजमार्ग है, ये बताया था ना मैं अभिप्रेरणा का। तो यहाँ पे भी ये अधिगम को बीच में लेके आ गया। क्या बोला इसने, समायोजन जो है वो अधिगम की प्रक्रिया है, यानी सीखने की प्रक्रिया है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो समायोजन भी उसके अंदर होता है, यानी समायोजन क्या है, अधिगम की प्रक्रिया है। तो स्किनर ने क्या परिभाषा बोली है कि समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं हम किसकी है। नेक्स्ट हमारे पास मनोवैज्ञानिक है वाइट। क्या नाम है, वाइट। एक वाइट की परिभाषा पढ़ेंगे और एक काले आदमी की परिभाषा पढ़ेंगे जिसका नाम आ जाएगा कोलमैन। कोलमैन मतलब काला मैन, ठीक है। देखो वाइट और काला मैन, तो दो जने आ गए ना। तो सिर्फ याद रखने के लिए देखो, वाइट आएगा तो वाइट के साथ कौन आएगा, ब्लैक भी आएगा। तो कितने जने हो गए, दो जने। तो उसने क्या बोला है कि वाइट जो है वो समायोजन को क्या बोला है कि समायोजन जो है वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है। क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है। याद रखने का क्या तरीका, वाइट आएगा तो ब्लैक भी साथ में आएगा, ब्लैक आ गया ना नीचे। बस याद रखने के लिए समायोजन क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है। बाइपोलर क्या है, बाइपोलर कि समायोजन के लिए दो मुख होने जरूरी है, मतलब दो जने होने जरूरी हैं। जैसे अगर मान लो बालक हो गया तो बालक अकेला नहीं है, उसके साथ वातावरण भी सम्मिलित होगा, ठीक है। तो वाइट ने इसको क्या बोला, द्विमुखी प्रक्रिया। समायोजन को क्या बोला, द्विमुखी प्रक्रिया। याद रखने का क्या तरीका, वाइट और ब्लैक दो जने हो गए तो द्विमुखी प्रक्रिया है। अब देखो कालमैन, वाइट आ गया तो आगे कोलमैन आया। अब कालमैन क्या कहता है कि मैं तो काला हूँ, वाइट मेरे से पहले आ गया। तो कालमैन चिढ़ गया कि हर कोई मुझे क्या बोल रहा है, काला काला बोल रहा है। क्या बोल रहा है, काला काला। काला मैन क्या बोल रहा है कि मुझे सारे क्या बोलते हैं, काला काला। काला काला बोलता है तो काला मैन क्या हो गया, टेंशन में आ गया, तनाव में आ गया। क्या आ गया, तनाव में। किस में आ गया, टेंशन में आ गया। कौन, काला मैन। क्यों आ गया, कहता वाइट तो भाई साहब पहले आ गया मेरे से, वाइट को पहले क्यों बुलाया, पहले काला आदमी भी तो आ सकता था। सिर्फ याद रखने के लिए कह रहा हूँ, ये सब सिर्फ याद हो जाए मैं परिभाषाएं। तो काल मैन ने क्या बोला है कि अब काला मैन क्या कहता, भाई वाइट पहले क्यों आ गया। तो काला मैन कहता है कि भाई अब मेरे को क्या, काला मैन को क्या हो गया, तनाव। अब वो उसको क्या क्या करना चाहता है, तनाव से निपटना चाहता है। तो काला मैन ने क्या बोला कि जो समायोजन है, पहली बात याद है, काला मैन आते उसको क्या हो जाएगा, भाई सारे मेरे को काला काला बोल रहे हैं, तनाव में आ जाएगा। तनाव वर्ड याद रख लेना। तो काल मैन ने क्या बोला, जो समायोजन है, जो समायोजन है वो तनाव से निपटने का क्या है, प्रयास है। तनाव से निपटने का प्रयास है। ये बात किसने बोली है, काला मैन ने। तीन परिभाषाएं होगी हमारी। आगे चलते हैं, चौथा एक आदमी और आ गया। कौन आ गया, कुप्पू स्वामी। क्या नाम है, कुप्पू स्वामी। देखो कुप्पू स्वामी नाम देखते हैं, हमारे ऊपर क्या आ रही है, एक हंसी सी आ रही है हमारे पास। क्या आ रही है, एक हंसी सी, एक स्माइल आ रही है हमारे पास। कुप्पू स्वामी, कुप्पू स्वामी का नाम आते ही स्माइली बना दी। तो कुप्पू स्वामी ने क्या बोला है कि जो समायोजन है, जो एडजस्टमेंट है, समायोजन, जो समायोजन है वह क्या है, प्रसन्नता देता है। क्या देता है, हैप्पीनेस देता है। देख लो क्या दे रहा है, हैप्पीनेस। कुप्पू स्वामी का नाम ही हैप्पीनेस है। तो समायोजन प्रसन्नता देता है। क्या देता है, प्रसन्नता देता है, क्योंकि इससे संवेगात्मक दबाव, आगे हम पढ़ेंगे दबाव क्या है, तनाव क्या है, टेंशन क्या है, ये भी पढ़ेंगे। जो समायोजन के क्षेत्र है उसमें पढ़ेंगे। समायोजन दबाव में, दबाव या तनाव दूर होते हैं। समायोजन से क्या होते हैं, एडजस्टमेंट करने से क्या होते हैं, दबाव और जो तनाव है वो दूर हो जाते हैं। एडजस्टमेंट करने से क्या होते हैं, दबाव या तनाव दूर होते हैं। और होते ही एडजस्टमेंट करने से, अगर हम लाइफ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो टेंशन से दूर होने के लिए तो एडजस्टमेंट करते हैं, दबाव से दूर होने के लिए ही एडजस्टमेंट करते हैं। तो चार परिभाषा होगी। अगली परिभाषा देखते हैं हमारी कौन सी है, 5 नंबर पर। 5 नंबर पर हमारी परिभाषा है शेफर, एल शेफर। क्या परिभाषा है, एल शेफर। एल शेफर ने क्या बोला परिभाषा, एल शेफर का नाम देख लो। शेफर मतलब सेफ। क्या हो रहा है, सेफ हो रहा है। क्या हो रहा है, सेफ। सेफ क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि संतुलन बनाने से क्या होता है, इंसान सेफ रहता है। तो पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वह परिस्थिति, शेफर ने क्या बोला है कि वह परिस्थिति
वह परिस्थिति जिससे जीव की यानी व्यक्ति की आवश्यकता, किसमें आवश्यकता, एंड आवश्यकता संतुष्टि में संतुलन हो जाए। क्या हो जाए? संतुलन हो जाए। कि नीड है किसी व्यक्ति को और नीड के बाद में जो संतुष्टि मिलनी है, उन दोनों के बीच में व्यक्ति क्या कर ले? एडजस्टमेंट कर ले, संतुलन बना ले। तो शेफर ने क्या बोला कि समायोजन वह परिस्थिति है जिससे आवश्यकता और आवश्यकता संतुष्टि के बीच में संतुलन हो जाए। यानी व्यक्ति को नीड तो हो, क्या हो? नीड हो, लेकिन नीड को पूरा करने के लिए जो हमने पढ़ा था चक्कर NDI, एन मतलब नीड, अभिप्रेरणा चक्र क्या कहता है? नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होती है? संतुष्टि। क्या नीड और इंसेंटिव इन दोनों के बीच में क्या हो जाए? संतुलन हो जाए। ये बात किसने बोली है? शेफर भाई साहब ने। ठीक है। इसकी जैसी एक परिभाषा और है 6 नंबर, बोरिंग एंड लैंगफील्ड। देखो, लैंगफील्ड और बोरिंग, शेफर ने ये परिभाषा बोल दी। अब अगर हम बोरिंग व लैंगफील्ड की परिभाषा पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि ये परिभाषा हमने पहले ही पढ़ ली, शेफर भाई साहब की परिभाषा ये पढ़ ली। ठीक है। इसने क्या बोला है कि जो समायोजन है, अब देखो, बोरिंग से बोर याद रखना कि भाई हम बोर हो गए थे। क्यों बोर हो गए थे? क्योंकि बोरिंग की परिभाषा ही बोरिंग है, क्योंकि ये परिभाषा तो पहले ही शेफर ने दे दी। बस इन दोनों नाम को इकट्ठे याद रख लेना। ठीक है। जैसे कोलमैन और वाइट को याद रखा है कि बोरिंग तो बोरिंग करेगा क्योंकि सेम परिभाषा दे दी इसने क्या बोला कि समायोजन व्यक्ति की आवश्यकताओं एंड उनकी पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में संतुलन का प्रयास है। देखो, लग रहा है ना बोरिंग, क्योंकि शेफर ने ये पहले ही बोल दिया। शेफर सेफ गेम खेल गया पहले उसने संतुलन बता दिया। अब बोरिंग व लैंगफील्ड ने बोर कर दिया वापस से हमको। तो ये परिभाषा याद होगी। 6 परिभाषाएं हमारी होगी। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं 6 परिभाषा। चलो लास्ट में रिपीट कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा 7 नंबर। 7 नंबर किसकी परिभाषा है? 7 नंबर हमारी परिभाषा है एडलर की। किसकी? एडलर। ठीक है। एडलर ने क्या बोला है कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। क्या है? आधार है। किसने बोला ये बात? एडलर ने। एडलर ने क्या बोला है? समायोजन जो है श्रेष्ठता को प्राप्त करने का आधार है। ठीक है। 8 नंबर परिभाषा हमारी है स्मिथ की। किसकी है? स्मिथ। स्मिथ ने क्या बोला है? स्मिथ ने बोला है कि अच्छा समायोजन वह होता है जो यथार्थ पर आधारित होता है और संतोष देने वाला होता है। स्मिथ ने क्या बोला है? स्मिथ कि अच्छा समायोजन क्या है? अच्छा समायोजन क्या है? जो क्या है? रियल पर आधारित होता है, रियलिटी पर आधारित होता है। रियलिटी यानी यथार्थ पर आधारित होता है और क्या देता है? संतोष देता है। क्या देता है? संतोष। स्मिथ भाई साहब ने अच्छी बात बोली है। क्या बोली है? कि अच्छा समायोजन वो है जो यथार्थ पर आधारित होता है। यथार्थ पर आधारित होता है और संतोष देने वाला होता है। समायोजन कौन सा समायोजन? अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित होता है और संतोष देने वाला होता है। ये परिभाषा किसकी है? हमारी स्मिथ भाई साहब की। इसके बाद में अगली परिभाषा हमारी है 9 नंबर पर वॉन हेलर। देखो, वॉन हेलर ने
परिभाषा वो क्या है, वॉन हेलर ने दो सब्जेक्ट ले लिए। वॉन हेलर ने दो सब्जेक्ट बता दिए कि एक सब्जेक्ट जैसे है जीव शास्त्र, बायोलॉजी, क्या है जीव शास्त्र, और एक हमारा सब्जेक्ट जैसे मान लो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, मनोविज्ञान। वॉन हेलर ने क्या बोला है, वॉन हेलर ने ये बात बोल के देख लो दिल जीत लिया, दिल वॉन कर लिया, दिल वॉन कर लिया, दिल जीत लिया हमारा। ठीक है, कहता जीव शास्त्र में जिस प्रकार से जीव जो होते हैं वो अनुकूलन अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, अनुकूलन, अडॉप्शन अपनाते हैं, क्या बोलते हैं, अडॉप्शन। उसी प्रकार से सामूहिक रूप से मनोविज्ञान में लोग समायोजन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, समायोजन का, यानी एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। कि जिस प्रकार से जीव शास्त्र में जैसे देखो हमें पता है कि भाई सर्दी होती है, जीव शास्त्र में अगर सर्दी होती है तो बंदा क्या करता है, स्वेटर ओढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, गर्मी होती है तो हाफ बाजू टी शर्ट में आ गया। इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार के जानवर होते हैं जो क्या है परिस्थिति के अनुसार, जैसे सर्दी है तो उसके अनुकूल अपने उसको खुद के अनुकूल बना लेते हैं कि भाई हमें सर्दी ना लगे। तो जिस प्रकार से जीव शास्त्र में लोग अनुकूलन का यूज़ करते हैं, मनोविज्ञान के अंदर लोग उसी प्रकार से समायोजन का यूज़ करते हैं, यानी जैसी सिचुएशन आ जाती है उसके अनुकूल बनने के लिए जो हम प्रक्रिया बनाते हैं, उसके लिए इसने बोला है कि जीव शास्त्र में जैसे अनुकूलन होता है वैसे मनोविज्ञान में क्या होता है, समायोजन होता है। तो ये परिभाषा बोल के इसने हमारा दिल जीत लिया। नेक्स्ट हमारी परिभाषा है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, परिभाषा हमारी गेट्स की। गेट्स, जेरिसिल्ड, वैसे लिखा आता है गेट्स एंड अन्य, हर बार ये लिखाएगा गेट्स एंड अन्य, ये लिखाता है। ठीक है, गेट्स ने क्या बोला है, गेट्स ने बोला है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समायोजन लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। देखो गेट्स के बारे में मैं अधिगम में भी परिभाषा पढ़ी थी। गेट्स मतलब बिल गेट्स ने क्या कहा था, अनुभव और प्रशिक्षण, ये बात की थी ना, अनुभव एंड प्रशिक्षण। ये किसकी बात है, ये हमारी अधिगम की बात है, अधिगम में परिभाषा पढ़ी थी गेट्स की। ठीक है, यानी गेट्स जो आदमी है बिल गेट्स से ही जोड़ के रखो इसको ताकि परिभाषाएं बनाने में आसानी हो। जैसे अधिगम में गेट्स ने बोला था कि अनुभव और प्रशिक्षण ही अधिगम का आधार है, उसी प्रकार गेट्स ने अनुभव के रूप में एक बात बोली है यहाँ पे कि जो लाइफ टाइम समायोजन क्या है, लाइफ टाइम सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अनुभवी आदमी है, कहता पूरी लाइफ समायोजन करना पड़ेगा। बस याद रखने के लिए ट्रिक बना लीजिए, गेट्स क्या है, गेट्स कहता मैंने तो पूरी ज़िंदगी देखी है भाई, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या बोला गेट्स ने, गेट्स मतलब बिल गेट्स अनुभवी आदमी है, उसने क्या बोला है कि भाई मैंने तो लाइफ में यही देखा है कि जीवन भर समायोजन चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। और यह समायोजन करने से क्या होता है, व्यक्ति के बीच में व्यक्ति स्वयं प्लस वातावरण, समायोजन करने से समय और वातावरण के बीच क्या होते हैं, मधुर संबंध बन जाते हैं, मधुर संबंध बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बोली थी किसने, गेट्स भैया ने। एक बार रिपीटेशन से वापस से सारी परिभाषा देख लेते हैं। शुरू से सारी परिभाषा देख लेते हैं। नंबर 1 पर हमारी, एक तरफ मैं लिखता हूँ मनोवैज्ञानिक, एक तरफ लिख देता हूँ परिभाषाएं। पहले नंबर पे स्किनर तो क्या करता है, हर बार अधिगम को उठा लेता है। तो उसने क्या बोला कि अधिगम की प्रक्रिया है कौन, समायोजन, क्योंकि समायोजन टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसने क्या बोला, अधिगम की प्रक्रिया कौन है, समायोजन, ये बात बोली है उसने। उसके बाद में हमने क्या पढ़ी थी, एक पढ़ी थी वाइट और एक पढ़ी थी ब्लैक मतलब कॉलमैन, ये दोनों इकट्ठी पढ़ी थी। वाइट ने क्या बोला था कि वाइट आएगा तो ब्लैक भी आएगा, मतलब द्विमुखी प्रक्रिया है, समायोजन क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, कॉलमैन ने क्या बोला कि भाई वाइट पहले क्यों आ गया, मैं काला आदमी हूँ मतलब मुझे बाद में लोगे, तो बेचारा टेंशन में आ गया, क्या तनाव से निपटो। उसने क्या बोला, तनाव से निपटने का प्रयास क्या है, निपटने का प्रयास क्या है, समायोजन है। ये बात किसने बोली, कॉलमैन ने। यहाँ तक हमारी आगे बात। फिर देखो आदमी आ रहे हैं तो भाई साहब कुप्पू स्वामी क्यों नहीं आएगा, कुप्पू स्वामी,
कुप्पुस्वामी, आय हाय क्या नाम है कुप्पुस्वामी। देखते क्या आगे चेहरे पर, स्माइल। इसने क्या बोला कि भाई प्रसन्नता देता है कौन, समायोजन। आप ऐसे ही समझ रहे हो समायोजन को, जो समायोजन है भाई साहब हैप्पी देता है। क्या देता है, खुशी देता है। क्या देता है, खुशी देता है। क्यों, क्योंकि समायोजन करने से जीवन में तनाव दूर हो जाते हैं, स्ट्रेस दूर हो जाते हैं, दबाव एंड तनाव ये दूर हो जाते हैं समायोजन करने से, एडजस्टमेंट करने से। ये बात किसने बोली, कुप्पुस्वामी। कुप्पुस्वामी नाम याद आते क्या बोलेंगे, समायोजन मतलब क्या है, प्रसन्नता देता है। 5 नंबर पर एडलर। एडलर भाई साहब ने क्या बोला, भाई श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है समायोजन। श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार, श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार क्या है, समायोजन। फिर देखो हमारी अगली परिभाषा कौन है, 6 नंबर और 7 नंबर, दो जने लेंगे इकट्ठे, क्योंकि एक हमें बाद में बोरिंग कर देगा। पहले तो लेंगे एल शेफर को। किसको लेंगे, एल शेफर को। एल शेफर ने क्या बोला था, एल शेफर ने बोला कि आवश्यकता एंड आवश्यकता की संतुष्टि जो है, उनमें संतुलन बनाना ही समायोजन है। कैसी परिस्थिति लाना जिसमें आवश्यकता और आवश्यकता के से होने वाली संतुष्टि, यानी एन, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, इन दोनों के बीच में संतुलन लाना ही क्या है, समायोजन है। फिर बोरिंग और लैंगफील्ड आगे, क्या करने आगे, बोर करने आगे, बोरिंग एंड लैंगफील्ड। क्यों, क्योंकि सेम परिभाषा हमने पढ़ ली किससे, ऊपर एल शेफर से। उसने क्या बोला, आवश्यकता एंड आवश्यकता की पूर्ति के लिए आई हुई परिस्थितियों में क्या करना, संतुलन करना। बस सेम सेम सी परिभाषा है, में संतुलन करना ही क्या है, समायोजन है। फिर उसके बाद में हमने किसकी परिभाषा पढ़ी, स्मिथ। किसकी, स्मिथ की। स्मिथ ने अच्छी बात बोली थी, क्या अच्छी बात बोली थी कि अच्छा समायोजन क्या है। अच्छा समायोजन की बात किसने बोली, स्मिथ ने। बस याद रखना, अच्छा समायोजन की बात किसने बोली है, स्मिथ का नाम याद आती है। अच्छा समायोजन, अच्छा समायोजन क्या है, जो रियल यथार्थ पर आधारित होता है और संतुष्टि देने वाला होता है, संतोष देने वाला होता है। अच्छा समायोजन किसने बोला, स्मिथ भाई साहब ने। 9 नंबर पे हमने किसकी पढ़ी, वॉन हेलर, जिसने हमारा दिल जीत लिया था। दिल कैसे जीता था, उसने क्या बोला कि जिस प्रकार से जीव शास्त्र में अनुकूलन होता है, जीव शास्त्र में क्या होता है, अनुकूलन। ऐसा वर्ड दिख जाए टिक मार देना बस, समायोजन की परिभाषा में, कि भाई वॉन हेलर के आगे जीव शास्त्र में अनुकूलन और मनोविज्ञान में क्या, समायोजन, और मनोविज्ञान में समायोजन। ये परिभाषा किसने दी है, वॉन हेलर भाई साहब ने। और 10 नंबर पे हमारे गेट्स, अनुभवी आदमी। अकेले नहीं आते हमेशा, किसी को साथ में लेके आते हैं, गेट्स एंड अन्य। अनुभवी आदमी ने क्या बोला कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी देख ली भाई साहब, जो समायोजन है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, लाइफ भर चलेगी। तो मेरा अनुभव कहता है, क्यों गेट्स तो बिल गेट्स आदमी है यार, अनुभवी बात बोल रहे हैं, तो ठीक है। और समायोजन करने से क्या होता है, व्यक्ति के समय में और वातावरण में क्या मधुर संबंध बनते हैं, क्या बनते हैं, मधुर संबंध। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषाएं होगी। एक आधी परिभाषा अगर कोई रहती है तो आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमारी सारी परिभाषा होगी। शॉर्ट्स में हमने सारा देख लिया इसका, ये परिभाषाएं होगी। नेक्स्ट हमारा है समायोजन के क्षेत्र। यानी समायोजन के क्षेत्र का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती है। परिस्थितियां ऐसी कौन सी है जिससे जीवन में समायोजन करना जरूरी हो जाता है, जीवन में समायोजन जरूरी हो जाता है करना। कैसी कौन कौन सी कंडीशन है भाई, ज़रूरत क्यों पड़ी समायोजन की, एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, समायोजन क्यों करना पड़ेगा, तो वो परिस्थितियाँ हम पढ़ेंगे समायोजन के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। पहले एक बार ओवरव्यू में देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे तनाव को, क्या पढ़ेंगे, तनाव को। शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार, तनाव। तनाव मतलब टेंशन। ठीक है,
भाई एक तो ये परिस्थिति है कि टेंशन आ जाती है, तो टेंशन को दूर करने के लिए हमें समायोजन करना जरूरी है। एक मान लो आगे आ गया दबाव। दबाव को हम बोलते हैं स्ट्रेस। इंग्लिश में याद रखना सारी चीज़ें, ज़्यादातर स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस हो जाए बंदे को तो समायोजन होना जरूरी है, एडजस्टमेंट करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड आता है दुश्चिंता। क्या आता है? दुश्चिंता, जिसको बोलते हैं एंजाइटी। क्या बोलते हैं? एंजाइटी। कि ये वाली कंडीशन आ जाए दुश्चिंता की, फिर समायोजन करना जरूरी हो जाता है। अगर समायोजन की कमी हो तो हम क्या बोलते हैं? अगर समायोजन की कमी है तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती है। हमारे समायोजन नहीं कर सकते तो बंदा टेंशन में आ जाता है, एडजस्टमेंट करनी नहीं आती है, स्ट्रेस में आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है उसे, ठीक है। अगले हमारे है जैसे कुंठा। क्या है? कुंठा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भगनाशा। भगनाशा, इंग्लिश में इसका वर्ड है फ्रस्ट्रेशन। कि भाई समायोजन ना कर सकें तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। या समायोजन की कमी हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। और उसके लास्ट में हमारा है द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व या संघर्ष भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं संघर्ष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से बंदे को समायोजन की ज़रूरत हो जाती है, या फिर समायोजन की कमी से ये चीज़ें इंसान के लाइफ में आ जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये है क्या क्या, ठीक है। एक बार इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ छोटा सा, बाकी इनको थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे आगे से। एक बार समझ लेते हैं कि भाई ये है क्या क्या। ठीक है, देखो टेंशन सबके देखो बताने के अलग अलग तरीके हैं, समझने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए बस है क्या क्या। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता हो जाना जरूरी है कि भाई ये चीज़ें हैं क्या क्या। बाकी समझने का भाई, लोग कभी स्ट्रेस में तब भी आ सकते हैं अगर टेंशन हो तो भी आ सकते हैं। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ भी सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये चीज़ होगी तो तनाव ही होगा, अगर ये चीज़ होगी लाइफ में तो दबाव ही होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। कभी कभी कोई कंडीशन होती है जो हमें एंजाइटी की ओर ले जाती है, और ले जाना उससे होती है, कईयों को उससे टेंशन होती है, कई उससे स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर कई उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सबकी अलग अलग है, लेकिन एक छोटा सा माइनर माइनर डिफरेंस जरूर है सबके अंदर। ऐसा कंफर्म नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तनाव में जो चीज़ मैं यहाँ बॉक्स में लिखूँगा कि वो चीज़ उसी से ही तनाव होगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इंसान के ऊपर डिपेंड होता है। कोई इंसान सिर्फ टेंशन तक रह जाता है, और कोई इंसान उसकी वजह से एंजाइटी में चला जाता है। इंसान के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो पहले कह रहा हूँ मैं, इसमें जो लिखूँगा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तनाव उसी चीज़ों से होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लिखूँगा ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ों से दबाव होगा, लेकिन ये माइनर माइनर डिफरेंस है कि भाई हाँ इनमें इतना इतना फ़र्क होता है, ठीक है। तनाव, देखो मान लो लाइफ चल रही है आराम से, बढ़िया लाइफ चलने लग रही है, ठीक है। बीच में अचानक मान लो चलते चलते मान लो डेली रूटीन, हमारा रूटीन बिगड़ गया, तो हम टेंशन में आ गए, समझ लो। मतलब डेली लाइफ का जो रूटीन है, ठीक है, जो डेली लाइफ का रूटीन है, जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, रूटीन के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, डेली लाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? टेंशन हो जाती है, ठीक है। मान लो किसी भी कोई भी कंडीशन में, मान लो दो हस्बैंड वाइफ चल रहे हैं, मान लो उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है, कोई छोटी सी बात हुई, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उनको ऐसा फील होगा कि भाई आज ये मतलब ये हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए, तो उन चीज़ों से क्या हो जाएगा? व्यक्ति को तनाव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। भाई डेली रूटीन है कि भाई हम 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लाइब्रेरी जाते हैं या स्टडी करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई 7 बजे कोई आ गया, हम पढ़ नहीं पाए, तो उससे क्या डेली लाइफ का रूटीन बिगड़ गया, जो हमारी आवश्यकता की जो पूर्ति होनी थी वो हो नहीं पाई। क्या मैं कह रहा हूँ, वापस वर्ड समझना, आवश्यकता की जो पूर्ति होनी थी वो हो नहीं पाई, तो उस समय में क्या हो जाता है? व्यक्ति को तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है। ये सिर्फ छोटी सी एक माइनर माइनर सा मैं रीज़न बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी से बंदा टेंशन में, हर व्यक्ति को टेंशन हो जाएगी, नहीं नहीं। जिसको होनी चाहिए उसको हो जाती है, ऐसे समझ लो। तो क्या कहूँगा टेंशन को मैं? रूटीन लाइफ बिगड़ना, जो चल रहा है परिस्थिति उसके अनुकूल ना होना, बस इतनी सी बात है। परिस्थिति उसके अनुकूल ना होना, डेली लाइफ का रूटीन बिगड़ना, या रूटीन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। दबाव, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? दबाव। दबाव क्या होता है?
दबाव में देखो, एक स्ट्रेस में बंदा, एक तो याद रखना आत्मसम्मान, मान सम्मान, उसमें व्यक्ति को कमी लगे, आत्मसम्मान की कमी लगे, तब बंदा स्ट्रेस में चला जाता है। एक तो ये इसका रीज़न हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या रीज़न हो सकता है कि बंदे को मान लो रिजल्ट कुछ और चाहिए था, हो कुछ और गया, ठीक है, परिणाम में रिजल्ट जो है वो चाहिए कुछ और था, लेकिन हो कुछ क्या, परिणाम में चेंजिंग होगी। बंदे को लग रहा था कि मेरे तो 90% आएंगे, आगे उसके 80%, तो बंदा स्ट्रेस में हो गया, थोड़ा सा उसको स्ट्रेस हो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूँ। ऐसी चीज़ें होने से बंदा क्या है, पहली बात जो स्ट्रेस होता है ना, वो लोगों के डर से होता है कि भाई ये जो वातावरण है, बाह्य जो लोग हैं उनके विचारों को देख के, उनकी सोच से, बाह्य बाह्य चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, एक वर्ड लिखा हूँ बाह्य, तो इसको क्या समझेंगे कि बाह्य वातावरण या लोगों के विचारों से लोग क्या होते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई लोग आ रहे थे, इसमें कोई लोग नहीं आ रहे थे, इसमें लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या है भाई, लोगों के अकॉर्डिंग, भाई मेरे को लग रहा है मेरे आत्मसम्मान में कमी हो रही है, या मेरे को जो चाहिए था, लोग क्या बोलेंगे कि यार इसका रिजल्ट क्या आना था, आ क्या गया, ऐसी चीज़ों से क्या होता है, दबाव हो जाता है, ठीक है। बाह्य बाह्य चीज़ों से होने वाली जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दबाव। ये छोटा सा एक डिफरेंस है इन दोनों में। आगे चलते हैं दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या होता है, मैन होती है डर। एंजाइटी क्यों होता है, डर की वजह से ज़्यादा होती है। किसकी वजह से होती है एंजाइटी, डर की वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंजाइटी के अंदर बंदे को कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं रहती है, डर रहता है कि भाई कुछ पॉजिटिव हो गया नहीं लाइफ में, तो बंदे को क्या होती है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि नहीं यार अब तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, पॉजिटिव उम्मीद रहती नहीं है उसको। क्या नहीं रहती है, पॉजिटिव उम्मीद रहती नहीं है, तो उसको लगता नहीं है कि भैया मेरी लाइफ में कुछ सकारात्मक भी होगा। उसको ऐसा लगता है हर चीज़ नेगेटिव ही हो रही है, नेगेटिव ही हो रही है, नेगेटिव ही हो रही है, वो डर रहता है उस चीज़ का। तो उस कंडीशन में व्यक्ति को क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुंठा या भगनासा, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन बंदे को कब होती है, मान लो बंदे की कोई इच्छा है, ठीक है, बंदा चाहता है कि ये हो, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, दब के रहेगी, वो क्या होगी, दब के रह गई। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पर हो। मान लो कोई बंदा है 20 साल का, ठीक है, तो 22 साल का अगर वो हो 2 साल बाद, तो 20 साल की बात को लेकर वो 22 साल की उम्र में भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, इच्छा पूर्ति ना होना या दब के रह जाना। दब दब मतलब दबाव में रह जाना भाई, दब के रहेगी, कोई दमित इच्छा होगी, दब गई वो इच्छा, ठीक है। तो वो क्या होती है, उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तनाव क्यों होता है, डेली रूटीन में प्रॉब्लम आना, भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। स्ट्रेस बाह्य चीज़ों से होता है कि भाई दूसरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, या फिर दूसरों के विचारों से, भाई क्या होगा यार, वो फलाना बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, स्ट्रेस हो जाएगा, उससे स्ट्रेस आ जाता है। एंजाइटी की होती है, डर रहता है कि यार अब तो कोई अच्छा होगा ही नहीं, सब चीज़ नेगेटिव नेगेटिव हो रही है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो उसका डर बैठ जाता है कि अब तो कोई पॉजिटिव होगा ही नहीं, उम्मीद ही छोड़ देता है बंदा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन कब होती है, फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब बंदे की कोई इच्छा होती है और वो पूरी नहीं होती, ठीक है। बंदे को कहता है मेरे को तो ये बनना है, हो नहीं पाया, और काफ़ी समय के बाद में उसे आता है यार मैं तो यही करना था, मैं तो यही था, मेरी इच्छा मर गई, मेरी इच्छा मर गई, मेरी इच्छा मर गई, तो बंदा फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देता है, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यानी उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग ना होना क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व। भाई दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज करनी है, दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज करनी है, तो बंदा उस टाइम पे कौन से किस में आता है, कॉन्फ्लिक्ट में आता है कि यार ये चीज़ करूँ कि ये चूज़ करूँ, ठीक है। मान लो दो चीज़ अच्छी लग रही है, यार ये वाली ज़्यादा अच्छी है कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ऐसी स्थिति में जो बंदा जिस प्रॉब्लम में आता है उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, द्वंद्व या संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट रूप में एक बार व्यू है कि भाई ये इनमें क्या क्या डिफरेंस है। आगे हम इसको थोड़ा थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं एक बार, या तो हम समायोजन के उपाय पढ़ लेते हैं या फिर इसी को वापस पढ़ लेते हैं। चलो इसी को वापस पढ़ लेते हैं एक बार। तो शुरुआत करता हूँ मैं पहले तनाव से। ये वाला पेन ले लेते हैं, तनाव। पहला मैं पढ़ रहा हूँ तनाव, क्या पढ़ रहा हूँ, तनाव। तनाव को क्या बोलते हैं, टेंशन। वैसे मैंने बता दिया, डेली लाइफ सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक कोई बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उससे बंदा क्या होता है, टेंशन में आ जाता है।
देखो तनाव क्या है? तनाव वह स्थिति है जिसे व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक जो भी दशाएं हैं उसमें असंतुलन आ जाता है। क्या हो जाता है? असंतुलन आ जाता है। तो उस वजह से क्या हो जाता है? तनाव हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में दो लोगों ने परिभाषा दी है। एक हमारे गेट्स भाई साहब ने, जो भी हमें देखा था नाम गेट्स, और गेट्स अकेला तो आता नहीं है, गेट्स एंड अन्य। तो पहले हम देखते हैं इस परिभाषा के माध्यम से उसने टेंशन को क्या बोला है कि टेंशन क्या होती है। उसने बोला कि तनाव असंतुलन की वह दशा है। तनाव असंतुलन की वह दशा है, ठीक है, जिससे जो भी प्राणी है, प्राणी को अपनी उत्तेजित, यानी जो भी वो कार्य कर रहा है, उत्तेजित दशा का अंत करने की प्रेरणा दिखाई देती है या प्रेरणा मिलती है। समझ लो बस परिभाषा को। परिभाषा क्या कहना चाहता है? गेट्स कहना चाहता है कि तनाव असंतुलन की वह दशा है कि व्यक्ति को जो अपनी उत्तेजित दशा है, व्यक्ति जो कर रहा है उसमें क्या है, उसको ऐसे लग रहा है कि यार ये अब नहीं करना, अब ये नहीं हो रहा, यानी डेली लाइफ में ये चीज़ अचानक बदल गई, या मान लो कुछ भी हो गया, यार होना ये था हो नहीं रहा, तो उसमें व्यक्ति क्या होता है? टेंशन में आ जाता है। गेट्स भाई साहब यही समझा रहे हैं बस परिभाषा के माध्यम से। नेक्स्ट परिभाषा उसने एक ड्राइवर भाई साहब ने बोली है कि जो हमारा डेली लाइफ का संतुलन चल रहा है वो संतुलन क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो संतुलन के नष्ट होने की भावना क्या है? तनाव है। यानी संतुलन, व्यक्ति नॉर्मल लाइफ चल रही है, बंदा संतुलन में, अचानक ही कुछ चेंजिंग होगी, ठीक है, संतुलन क्या है? बिगड़ गया, तो संतुलन बिगड़ते क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगी। बस इतनी सी बात ये कहना चाहता है। ठीक है, तनाव के अंदर एक हमारे भाई साहब आए थे, थोड़ा मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे। एक भाई साहब आए थे, हंस सेली। कौन आए थे? हंस सेली। हंस सेली ने एक कंसेप्ट दिया। हंस सेली ने क्या दिया? एक कंसेप्ट दिया है तनाव को लेकर। क्या कंसेप्ट दिया है? जिसका नाम है GAS। ठीक है, इसको बोलते हैं सामान्य अनुकूलन संलक्षण। ठीक है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण। इसमें उसने क्या बताया है? उसने बताया 3 अवस्थाएं बताई है तनाव की। तनाव की क्या बताया? 3 अवस्थाएं बताई है। तनाव की 3 अवस्थाएं बताई है उसमें। किसने? हंस सेली ने। क्या बोला है? पहली अवस्था को उसने नाम दिया है अलार्म रिएक्शन, कि भाई बंदे को अलार्म बज जाता है कि भाई मेरे को तनाव हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं चेतावनी की अवस्था। किसकी अवस्था? चेतावनी की अवस्था। दूसरी उसने बोली है स्टेज ऑफ, बस नाम याद रख लेना, स्टेज ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध की अवस्था। तनाव के 3 स्टेजेस बताइए उसने। क्या क्या स्टेजेस के? शुरू में तो अलार्म बज जाते हैं, चेतावनी लगती है उसके मेरी लाइफ के अंदर, भाई हाँ यार प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। फिर अगली अवस्था में क्या होता है? प्रतिरोध की भावना आ जाती है उसके अंदर, क्रोध आता है उसको। ठीक है, फिर लास्ट में एंड तक सब कुछ ठीक हो ही जाना है, तो स्टेज ऑफ एग्जॉस्टेशन। एग्जॉस्टेशन क्या मतलब है? यार समाप्ति या परिशांति की अवस्था। समाप्ति की या परिश्रांति, मतलब रुक जाना, परिश्रांति की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं बताइए किसने? इंग्लिश में बस नाम याद रखना, पूछ लेगा कि निम्न में से तनाव की अवस्था है किसने बताई है? ये वाली हंस सेली ने। GAS क्या है? सामान्य अनुकूलन संलक्षण है। कितनी अवस्थाएं बताइए? 3 अवस्थाएं बताइए, अलार्म रिएक्शन, स्टेज ऑफ रेसिस्टेंस और स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन। ठीक है,
ये हमारा तनाव हो गया। नेक्स्ट हमारा है दो नंबर पे स्ट्रेस, जिसको क्या बोलते हैं, दबाव। ठीक है, दबाव। देखो स्ट्रेस जो वर्ड है वो एक वर्ड आया था स्ट्रिंगर, इस वर्ड से बना है ये स्ट्रिंगर। जिस स्ट्रिंगर का अर्थ क्या होता है, कसना। स्ट्रिंग मतलब क्या, स्ट्रिंग नहीं कसते अपने से, गिटार की स्ट्रिंग कसते हैं। कसना या संकीर्ण करना, संकीर्ण करना, छोटा करना, संकीर्ण होना। ठीक है, दबाव का मतलब क्या है, संकीर्ण होना। इसके अंदर क्या है कि जब व्यक्ति अपने रिजल्ट को लेकर, जो परिणाम है, परिणाम एंड मान सम्मान, मान सम्मान के बारे में सोचता है, और जो बाह्य लोग हैं, बाह्य लोगों के विचारों से प्रभावित होकर अस्थिर हो जाए। क्या हो जाए, अस्थिर हो जाए, अपने माइंड को अस्थिर कर ले, तो वो बंदा क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाता है। समझ में आ गई बात। अच्छा रिजल्ट देखो, तनाव के कारण क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ तनाव। तनाव का रिजल्ट क्या है, तनाव से क्या होता है, ओनली क्रोध आता है तनाव से व्यक्ति को। टेंशन हो से व्यक्ति को सिर्फ ओनली क्रोध आता है, इसका रिजल्ट क्या है, सिर्फ क्रोध आना। स्ट्रेस होने से क्या होता है इंसान को, स्ट्रेस होने से क्या होता है, व्यक्ति क्या है, मानसिक अस्थिर हो जाता है, माइंड से क्या हो जाता है, वो अस्थिर हो जाता है। ठीक है, जैसे उसको थोड़ा मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, मेमोरी लॉस। ठीक है, और आत्मसम्मान की कमी होनी महसूस हो जाती है। ठीक है, उससे वो क्या होता है, गलत निर्णय ले लेता है। स्ट्रेस में होने से क्या ले लेता है, गलत निर्णय, गलत निर्णय भी ले सकता है वो। ठीक है, स्ट्रेस होने से। और काम में ध्यान नहीं लगा पाना, काम में ध्यान नहीं लगा पाता है, ध्यान नहीं देना, ये चीज़ें हो जाती है किससे, दबाव से। ठीक है, जो दबाव है वो दो प्रकार का होता है। दबाव क्या होता है, स्ट्रेस दो टाइप का होता है। एक होता है, इसको एक को बोलते हैं यू स्ट्रेस, एक को बोलते हैं डिस्ट्रेस। स्ट्रेस को कितना प्रकार में बांटा गया, दो प्रकारों में बांटा गया, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है, सकारात्मक दबाव होना, यानी स्ट्रेस होने से सकारात्मक रिजल्ट निकलना, वो तो क्या है, यू स्ट्रेस। और नकारात्मक रिजल्ट निकलना, उसको क्या बोलते हैं, डी स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, स्वीकार योग्य होता है, स्वीकारात्मक होता है, और ये क्या होता है, अस्वीकारात्मक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। नेक्स्ट 3 नंबर पे हमारा क्या है, एंजाइटी, दुश्चिंता। ठीक है, एंजाइटी। एंजाइटी मैंने क्या बताया था, डर की स्थिति, भय व आशंका की स्थिति, यानी जब व्यक्ति को डर रहता है हर वक्त कि यार अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, यानी ऐसे में क्या लगता है व्यक्ति को, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक रिजल्ट नहीं नज़र आता है, सकारात्मक रिजल्ट नज़र नहीं आता है, कि अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, यार ये हो गया तो फिर क्या करेंगे, ये हो गया तो फिर क्या करेंगे, मतलब फालतू का ओवर थिंकिंग करना बंदे को, यार ये हो गया वो हो गया, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव सोचता है ना, तो व्यक्ति को कहते हैं एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, सदैव ऐसे लगता है, एंजाइटी के अंदर डर रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, डर रहता है, तो वो क्या करता है, हमेशा दूसरों के पास रहना चाहता है, कि भाई मेरे पास कोई हो, दूसरों के पास रहना चाहता है, दूसरों के पास रहना चाहता है।
ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य दुश्चिंता, सामान्य एंजाइटी, नॉर्मल एंजाइटी, और एक होती है आंतक, भयंकर वाली, भयंकर वाली एंजाइटी। ठीक है, जो सामान्य एंजाइटी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, तनाव बोल देते हैं, टेंशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, तनाव या टेंशन बोल देते हैं। और आंतक एंजाइटी को बोलते हैं गंभीर तनाव होना। क्या होना, गंभीर तनाव होना। तो हम कह सकते हैं कि जो एंजाइटी है वो तनाव से जुड़ी होती है, या तनाव होने के बाद व्यक्ति को एंजाइटी होना भी शुरू हो सकता है। ठीक है, अगला हमारा है इंपॉर्टेंट, बस ये दो तीन होंगे आगे वाले। कुंठा, कुंठा भग्नाशा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। देखो क्या होती है कुंठा भग्नाशा या फ्रस्ट्रेशन। जब व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं कि वो व्यक्ति उसको पूरा करना ही चाहता है और उसके लिए प्रयास भी करता है, फिर वो फेल हो जाता है। यानी इच्छा है, कोई क्या है, व्यक्ति की इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, प्रयास भी करता है। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रयास करने के बाद में भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और वो इच्छा उसकी क्या हो जाती है, दब जाती है। इच्छा क्या हो जाती है, दब जाती है, कि भाई वो इच्छा पूरी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उसको क्या होता है, अपनी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम, हर चीज़ में आगे वो मतलब मन नहीं लगा पाता है। उसको ऐसे लगता है कि भाई अब लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि खुद की इच्छा तो पूरी हो नहीं रही उसकी। तो ऐसे में उसको क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है और कुंठा या भग्नाशा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके लिए गुड भाई साहब ने एक परिभाषा दी है। गुड, गुड ने क्या बोला है कि फ्रस्ट्रेशन का अर्थ क्या है, इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ना। ठीक है, इच्छा, जो वो इच्छा चाहता है, इच्छा या आवश्यकता पूर्ति में बाधा होना। क्या होना, बाधा होना। क्या होती, क्या कहलाती है, कुंठा कहलाती है, फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है, कौल सैनिक ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। कौल सैनिक, एक कौल मैन था वो, ये कौल सैनिक है, दोनों में फर्क है। कौल सैनिक, कौल सैनिक ने क्या परिभाषा दी है कि भाई इसने बोला है कि जो भी हमारी आवश्यकता है उसको, जो हमारी आवश्यकता या हमारा जो लक्ष्य है, इसने लक्ष्य वर्ड का यूज कर दिया। लक्ष्य को प्राप्त करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में अवरोध आना। क्या आना, अवरोध या बाधा आना, क्या कहलाती है, फ्रस्ट्रेशन। फिर एक परिभाषा दी कैरोल भाई साहब ने, ये याद रखनी जरूरी नहीं है, बस ऐसे लिख रहा हूँ मैं। कैरोल ने क्या बोला कि भाई अभिप्रेरणा की कमी होना। किसकी कमी होना, कि अभिप्रेरणा का मर जाना, अभिप्रेरणा का मर जाना। क्योंकि इच्छा ही पूरी नहीं हो रही तो अभिप्रेरणा क्या करेगी उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में बंदा क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। इससे व्यक्ति में क्या क्या होना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन के देख लो, फ्रस्ट्रेशन कोई भी चीज़ से हो सकती है। इसके कुछ कारण मैं बता सकता हूँ आपको कि भाई फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या क्या होते हैं। कई भौतिक कारण भी हो सकते हैं फ्रस्ट्रेशन होने के, फ्रस्ट्रेट होने के। जैसे बाढ़ आ जाना, बाढ़ आने से व्यक्ति को टेंशन नहीं होगी, क्या हो जाएगा, बंदा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। बाढ़, अकाल, भूकंप। ठीक है, व्यक्ति में कोई शारीरिक दोष होना, तो उससे भी बंदा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, गरीबी वगैरह होगी, गरीबी वगैरह, गरीबी से बंदे को टेंशन होती है मान लो चल, लेकिन सबसे ज़्यादा बंदा फ्रस्ट्रेट होता है किससे, इन चीज़ों से होता है। ठीक है, भग्नाशा के भी क्या होते हैं, जो फ्रस्ट्रेट है उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है बाह्य भग्नाशा, बाह्य फ्रस्ट्रेशन। बाह्य भग्नेशन नाम से पता है कि अगर बाहर की कोई चीज़ से, कोई बाह्य कारक से या बाह्य व्यक्ति से लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आती है तो उससे क्या होती है,
उसे क्या बोलते हैं, बाह्य भग्नाशय। और खुद की कमी से आती है तो उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक भग्नाशय, आंतरिक फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। एक वर्ड आता है आक्रामकता। आक्रामकता का अर्थ क्या है, व्यक्ति हिंसक होना, आक्रामक होना। ठीक है। ये किसका परिणाम है, ये भग्नाशय या कुंठा का परिणाम है। यानी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये कंडीशन व्यक्ति की लाइफ में आती है। कौन सी, आक्रामकता की, कुंठा का परिणाम है। ये बात किसने बोली है, ये बोली है डोलार्ड एंड मिलर ने। क्या बोला उसने कि आक्रामकता क्या है, कुंठा का परिणाम है, भग्नाशय या कुंठा का परिणाम है। किसने बोला, ये डोलार्ड व मिलर ने। ठीक है। इसको बोला जाता है कुंठा, ये जो मैंने बोला आपको बात, इसको बोलता है कुंठा आक्रामकता परिकल्पना। ये परिकल्पना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई कुंठा आक्रामकता परिकल्पना किसने दी, किसने दी, डोलार्ड व मिलर ने। कुंठा आक्रामकता परिकल्पना क्या है कि भाई आक्रामकता है वो कुंठा का परिणाम है। आक्रामकता क्यों होती है, व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन होती है तो व्यक्ति को क्या होती है, आक्रामकता का व्यक्ति शिकार हो जाता है। ठीक है। ऐसी एक परिकल्पना हो रहा है, उस परिकल्पना का नाम है कुंठा प्रतिगमन परिकल्पना। ये किसने दी है, आर.सी. बार्कर ने। बस नाम याद रख लेना भाई, किसने दी है, आर.सी. बार्कर ने। तो कुंठा हमारी क्लियर होगी। लास्ट हमारी बचती है द्वंद्व। क्या बचता है, द्वंद्व या फिर कॉन्फ्लिक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है हमारा, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार की कंडीशन मिलती है हमको कि संघर्ष कब होता है, संघर्ष दो चीज़ों के बीच में संघर्ष होता है कि भाई ये लूँ क्या ये लूँ। ठीक है। जब दो इच्छाएं, और दोनों इच्छाओं में हमें क्या चाहिए, संतुष्टि चाहिए कि मैं ये प्राप्त करूं या ये प्राप्त करूं। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों में से, इन दोनों में से चूज क्या करना है, सिर्फ एक करना है। क्या करना है, चूज सिर्फ एक को ही करना है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति क्या होता है, द्वंद्व का शिकार होता है या फिर संघर्ष का शिकार होता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो इसमें देखो परिभाषाएं बोली थी कुछ ने, एक हमारे फ्राइड भाई साहब है, क्या है, फ्राइड, जिसने इस संकल्पना को भी दिया है, किसको, द्वंद्व। सबसे पहले फ्राइड ने इसकी बात बोली। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम द्वंद्व की बात किसने की थी, सर्वप्रथम फ्राइड ने की थी। तो फ्राइड ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि जो द्वंद्व है वो क्या है। उसने तीन चीजें बताई थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के अंदर। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं इद, अहम और परम अहम, परम अहम। ठीक है। उसने क्या परिभाषा दी है कि इड और ईगो, या फिर ईगो या परम अहम, या अहम या पर अहम है, इनमें क्या होना, द्वंद्व आना, सामंजस्य का क्या होना, अभाव होना। इनमें क्या है, आपस में सामंजस्य का अभाव होना। कौन सी कंडीशन को पैदा करता है, द्वंद्व को पैदा करता है। इड या ईगो में क्या होना, संतुलन का अभाव होना, संतुलन का अभाव होना। ये हम पढ़ लेंगे, इड ईगो एक बार बस याद रख लेना। ये हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के अंदर, इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। ठीक है। तो ये इसने बोला है, ये बस याद रख लेना किसने इसकी बोली है, हमारे फ्राइड ने सर्वप्रथम इड इसकी बात की थी, द्वंद्व की। अब आगे हम चलते हैं, द्वंद्व के जो प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये द्वंद्व के प्रकार। ठीक है। इसमें वर्ड आएगा एक उपागम, और एक वर्ड आएगा परिहार। ठीक है। उपागम को बोलते हैं अप्रोच,
अब बस इस वर्ड को याद रखना, अप्रोच को। परिहार को बोलते हैं अवॉइड करना, क्या बोलते हैं? अवॉइडेंस। अप्रोच को क्या बोलते हैं? उसकी ओर जाना, उसकी ओर जाना। अवॉइड को मतलब अवॉइड करना। तो ये दो वर्ड हमारे काम आएंगे। अप्रोच का मतलब उसकी ओर जाना, उसका चयन करने की कोशिश करना, और परिहार का मतलब उसको अवॉइड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी प्रकार की, किसकी? द्वंद्व के प्रकार की, द्वंद्व के प्रकार की। सबसे पहले नाम आता है द्वंद्व के लिए कुर्ट लेविन का। किसका? कुर्ट लेविन का। कुर्ट लेविन ने इसके 3 प्रकार बताए थे। पहले पहले कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। फिर क्या हुआ कि एक मनोवैज्ञानिक आया, सीयर्स। क्या नाम है उसका? सीयर्स। और एक हॉलैंड। कौन कौन? हॉलैंड एंड सीयर्स। कौन? सीयर्स। इनके साथ मिलके कुर्ट लेविन ने इसके कितने प्रकार बता दिए? 4 प्रकार बता दिए। किसने? कुर्ट लेविन, हॉलैंड और सीयर्स मिलके कितने बता दिए? 4 प्रकार बता दिए। तो ये 4 प्रकार हम पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रकार की। मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा, आप समझ जाना क्या लिख रहा हूँ मैं। पहला प्रकार है, अच्छा एक बात और, जो अप्रोच है जिसकी ओर जाना चाहता है व्यक्ति, वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, और अवॉइड करना है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। तो पहला जो प्रकार है द्वंद्व का या कॉन्फ्लिक्ट का, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें देखो क्या होता है। अब देखो, अप्रोच का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं उपागम द्वंद्व। क्या बोलते हैं? उपागम द्वंद्व। या फिर इसको बोलते हैं ग्राह्य या उपागम। अप्रोच को क्या बोलते हैं? ग्राह्य या उपागम दृष्टिकोण, पद्धति, या अप्रोच को पहुंचना भी बोलते हैं, तो पहुंच। इसको क्या बोल सकते हैं? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को उपागम कॉन्फ्लिक्ट, ग्राह्य कॉन्फ्लिक्ट, दृष्टिकोण द्वंद्व, पद्धति द्वंद्व, या पहुंच द्वंद्व, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम आएगा, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है? देखो, अप्रोच क्या होती है? जिसकी ओर हम बढ़ना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव होती है। यानी ऐसी दो पॉजिटिव कंडीशन। द्वंद्व क्यों होता है? क्योंकि दोनों में से एक का चयन करना है। उसमें से हमें जो एक अच्छी लगती है उस एक का चूज करना है। अब दोनों ही अच्छी लग रही है, दोनों ही क्या पॉजिटिव है, तो उनमें से हम सोचते हैं कि यार ये वाली रखूँ, ये वाली रखूँ। तो ऐसी स्थिति में बंदा क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ कि भाई ऐसे मान लो कि भाई दो हीरो है, सलमान खान और शाहरुख खान, दोनों ही हमको अच्छे लगते हैं। और कोई हमसे पूछे कि भाई दोनों में से एक का चयन करो, तो हम्म, मतलब हम ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि यार अब किसका चयन करूँ, दोनों ही मेरे फेवरेट है। समझ में आ गई बात? तो ऐसी कंडीशन में बंदा क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल के लिए मान लो कि भाई कोई व्यक्ति है, उसको भाई मान लो कपड़े खरीदने हैं। अब उसको कपड़े खरीदने हैं, उसको दो प्रकार की जीन्स पसंद आ गई, दोनों ही उसको लेनी है यार, दोनों ही लेनी है, लेकिन उसके पास पैसे सिर्फ एक को खरीदने के हैं। तो ऐसी कंडीशन में बात है कि यार इसको लूँ या इसको लूँ, मतलब पॉजिटिव चीज़ों में से एक का चयन करना। अगर वो ना कर पा रहा है तो कौन सी कंडीशन में आ जाता है? वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। इसमें और कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा क्या है? कौन सा आ जाएगा? अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कौन सा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है? नेगेटिव। यानी अब की बार क्या होगा? दो नेगेटिव कंडीशंस आएगी। क्या आएगी? दो नेगेटिव कंडीशन आएगी। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? दोनों नेगेटिव है। व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं तो इन दोनों को अवॉइड करना चाहता हूँ। नेगेटिव चीज़ें क्यों लेगा कोई इंसान? नेगेटिव चीज़ें क्यों लेगा? ठीक है, तो अब फिर भी उसकी मजबूरी है कि दोनों में से एक का चयन करना ही करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन उसके सामने आ गई कि भाई दोनों
ऐसे में क्या होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आता है कि इसको लूँ या इसको लूँ, ठीक है, पर मतलब इन दोनों में से किसको छोड़ूं। अब उसको जो ज़्यादा लगता है कि भाई यार ये मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो वो उन दोनों में से एक को छोड़ना चाहेगा। दोनों में से एक का चयन करना जरूरी है, बस मेन बात यही है। जैसे मान लो जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो 11th क्लास में उसका एडमिशन हुआ है, ठीक है, तो उसके पापा उसको आर्ट्स लेने नहीं दे रहे, ठीक है, उसको आर्ट्स पसंद है, उसको कहते हैं या तो फिजिक्स या तो क्या नाम है साइंस चूज कर ले। मान लो उसको साइंस पसंद ही नहीं है, फिर भी उसके घर वाले बोले या तो मेडिकल चूज कर ले या नॉन मेडिकल चूज कर ले। अब दोनों दोनों वो उसको लेना नहीं है, दोनों ही नेगेटिव उसके लिए है कि ना तो मेरे को ये लेनी ना मेरे को ये लेनी। अब वो उनमें से कौन सी चीज़ को अवॉइड करे, तो उस स्थिति में कौन सी कंडीशन में आ जाएगा वो इस कंडीशन में आ जाएगा, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। 3 नंबर पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ तो पॉजिटिव कंडीशन है और एक तरफ क्या है, नेगेटिव कंडीशन है। क्या है, एक तरफ तो पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। तब उसमें जो जो द्वंद आता है, जो उसको चूज करने की जो भी कंडीशन उसके सामने आती है, तो वो क्या कहलाती है, उपागम परिहार द्वंद या अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मान लो किसी को गाना है, गाना गाना पसंद है, तो वो तो उसके लिए पॉजिटिव चीज़ होगी, भाई गाना गाना है। लेकिन उसको क्या स्टेज पे गाने से डर लगता है, स्टेज पर गाने से डर लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक तरफ तो वो पॉजिटिव है, गाना भी चाहता है, लेकिन स्टेज पर वो घबरा भी रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये 3 प्रकार हो गए। लास्ट हमारे पास है मल्टीपल। क्या आ जाएगा, मल्टीपल, या तो मल्टीपल अप्रोच या फिर मल्टीपल या डबल, डबल या मल्टीपल अवॉइड। इसमें क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक धनात्मक या 2 या 2 से अधिक नकारात्मक। मान लो 2 पॉजिटिव आ गई और 2 ही नेगेटिव आ गई, ठीक है, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव, ऐसे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं उसके सामने और उनमें से उनको चयन करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल या डबल अप्रोच अवॉइडेंस, जिसमें अप्रोच भी है और अवॉइडेंस भी है, दोनों है, ठीक है। एक तो है सिंगल अप्रोच, यानी 2 ही कंडीशन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो तो क्या कहलाएगी, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें 2 से ज़्यादा कंडीशन आ जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही, तो वो क्या कहलाएगी, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। बस ये तो हमारे थे समायोजन के क्षेत्र, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से समायोजन की जरूरत पड़ती है। कल हम पढ़ेंगे समायोजन करने के जो तरीके हैं कि समायोजन कैसे किया जाता है जीवन में, तो समायोजन के उपाय नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।